मंदाकिनी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से। मैं वाचन कर रही थी स्त्री लेखन की समानांतर दुनिया, भाग 2। तो आइए शुरुआत करते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक 2 दशकों में कुछ कथा लेखिकाएं उभरकर सामने आती हैं, जिसमें उषा देवी, होमवती देवी, चंद्रकिरण सौंरिक्सा, रजनी पर्णिकर आदि। किंतु उनके आदर्श पुराने हैं, जैसे सतीत्व की मर्यादा, विधवा विवाह का समर्थन, बाल विवाह, अनमेल विवाह का विरोध। कहीं कहीं जैनेन्द्रीय आत्मपीड़ा भी है। सन 1950 तक स्त्री कथा साहित्य गिरता पड़ता चलता रहा। आगे बच्चन जी कहते हैं कि आकस्मिक नहीं है कि सन 1950 में महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियां प्रकाशित हुई। परतंत्रता की कड़ियां तो टूट चुकी थी, किंतु स्त्री श्रृंखलाबद्ध थी। शिक्षा के प्रसार और आर्थिक आत्मनिर्भरता के कारण स्त्रियों में नई जागृति उत्पन्न हुई। उनका ध्यान जातीय श्रृंखला की कड़ियों की ओर गया। आगे चलकर स्त्री लेखिकाओं ने इन कड़ियों को तोड़ना शुरू किया, किसी ने झटके से, किसी ने धीरे धीरे। सन 1950 के बाद बहुत सी कथा लेखिकाओं का उदय हुआ। अपनी संख्या के अनुपात में उन्होंने अच्छी रचनाएं कम दी। सामान्यतः उनके अनुभव का दायरा संकीर्ण ही रहा। रूपात्मक प्रयोग भी बहुत कम हुए। उनकी दृष्टि मुक्ति प्रेम पर नहीं, मुक्त देह संबंध पर विशेष रूप से टिकी रही। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुष वर्चस्व का विरोध करते हुए भी वे पुरुष वर्ग की ओर से ही लड़ रही हैं। फिर भी इस लाइन पर हमें सोचने और समझने की, चिंतन करने की आवश्यकता है। फिर भी स्त्री चेतना के कई आयामों को लेकर उन्होंने कई अच्छी रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। ये लाइन है, कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुष वर्चस्व का विरोध करते हुए भी वे पुरुष वर्ग की ओर से ही लड़ रही हैं। फिर भी इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। मुझे आज भी ये दिखता है, और आप सभी भी देखिएगा कि क्या ये आप सब को भी दिखाई देता है। तो आइए आगे चलते हैं। फिर भी स्त्री चेतना के कई आयामों को लेकर उन्होंने कई अच्छी रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। मन्नू भंडारी 1931 ईस्वी ने हिंदी कथा साहित्य को नारी जीवन की तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं के साथ जोड़ा। 6-7वें दशक में उनकी कहानियों ने लोगों का ध्यान आकृष्ट किया था। सामान्यतः मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु आदि ने ले देकर इन कहानियों में प्रेम का एक त्रिकोण है। शरीर की पवित्रता की मर्यादाएं टूटी हैं। प्रेम के अस्थायित्व में उसे विश्वास नहीं है। शरीर ही प्रेम है जो किसी दूसरे आदमी के मिलने पर क्षण भर के लिए ही सही सुख देता है। आधुनिकवाद क्षणवाद में सिमटी कहानियां किसी सामाजिक समस्या को नहीं छूती। किंतु अपने उपन्यासों में वे कहानियों की लक्ष्मण रेखा को तोड़ देती हैं। आपका बंटी 1971 अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास बन गया है। यह शरद चंद्री भावुकता नहीं पैदा करता, यह पाठक को संवेदना के स्तर पर विक्षुब्ध करता है। मध्यवर्गीय अहमग्रस्त समाज की दुखती रग पर उंगली रख देता है। पश्चिम के समाज में तलाकशुदा पति पत्नी और अंतर्द्वंद नहीं मिलेगा, किंतु भारतीय समाज में एक परिस्थिति विशेष का तलाक बेहद उलझी हुई समस्या है। पढ़े लिखे समाज में पति पत्नी के अपने अहम की टकराहट अस्वाभाविक नहीं है। इस टकराहट का फल है शकुन और अजय का तलाक। इन दोनों के बीच उनका बेटा बुरी तरह पिसता है। पिसते पिसते वह पहचान के परे होता जाता है। सारा उपन्यास तनावों से भरा हुआ है। यह तनाव अजय में कम है, शकुन में ज्यादा है। पश्चिमी माँ का ममत्व मर गया हो, किंतु भारतीय माँ का ममत्व अभी भी जीवित है, जिसे पाश्चात्य आधुनिकता धीरे धीरे मार रही है। तीनों पात्रों में शकुन 3 स्तरों पर जीती है, माँ के स्तर पर, स्त्री के स्तर पर और अपनी जिंदगी के स्तर पर। माँ के स्तर पर जीवन अत्यधिक घनीभूत हो उठता है। लेखिका स्वयं स्त्री और माँ है। माँ की ममता का ऐसा करुण चित्र
स्त्री की कूची से ही उकेरित हो सकता है। माँ से आधुनिक स्त्री का द्वंद्व होता है। स्नेहमयी माँ अजय से बदला लेने के लिए, उसे टॉर्चर करने के लिए बंटी को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। यही काम अजय भी करता है। टुकड़ों में बटी हुई शकुन की जिंदगी टुकड़ों में ही जीती है। कुंठाग्रस्त शकुन अपनी जिंदगी नहीं जीत पाती। इसका केंद्रीय पात्र बंटी ही है। बंटी की व्यथापूर्ण कथा के लिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं, इसलिए लेखिका ने मौन का सहारा लिया है। इस प्रकार की स्थिति में बंटी की नियति यही हो सकती थी। हॉस्टल में निर्वासन, तलाक न होने पर भी यदि पति पत्नी में तनाव बना रहता तो भी बंटी वहीं पहुंचता जहां तलाक के बाद पहुंचा है। वास्तव में यह परिवार और स्त्री की जटिल समस्या का उपन्यास है, जो समाधान नहीं प्रश्न उठाता है, प्रश्न भी कई स्तरों पर। बच्चन जी कहते हैं कि कृष्णा सोबती 1931 ईस्वी महिला उपन्यासकारों में सर्वाधिक सशक्त हस्ताक्षर हैं। उन्होंने अपने 2 उपन्यासों जिंदगी नामा, जिंदा रुख और दिलो दानिश में गांव और शहर के एक अंचल को रूपात्मक प्रयोग, भाषा के टटकेपन, गहन और व्यापक संवेदना के धरातल पर इस तरह चित्रित किया है कि ग्राम समस्याओं के साथ भारतीय औरतों की समस्या भी अनचित हो गई है। इनके पहले लिखे हुए 3 लघु उपन्यास डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी और सूरजमुखी अंधेरे के, इन तीनों उपन्यासों में यौनाभिव्यक्ति को नग्न रूप में देखा जा सकता है। तन की प्यास की अतिरेकवादी उत्साह मन की भूमिका को नगण्य ठहरा देता है। वास्तव में यह स्त्रीवादी दृष्टिकोण की पिटी हुई भूमि है। इन उपन्यासों को पढ़ने से ऐसा नहीं लगता है कि ये सोबती को जिंदगी नामा और दिलो दानिश तक पहुंचा पाएंगे। जिंदगी नामा सोबती की उपन्यास यात्रा में एक छलांग है। जिंदगी नामा पंजाब के एक गांव पर आधारित होते हुए भी पूरे पंजाब का एक जीवन दस्तावेज है। रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध से भरा हुआ एक पूर्ण नाट्य या चलचित्र। लगता है अलग अलग दृश्यों के शॉट्स को पूरी हरकत में सजा दिया गया है। इसकी विशेषता यह है कि सभी शॉट्स को देख लेने के बाद भी कुछ बचा रह जाता है। इसकी आंचलिकता को समझने के लिए इसके देशज रूप और डिजाइन को समझना जरूरी है। पंजाब के गांव के ताने बाने पर पंजाबी भाषा का चटक रंग है। बुनाई सोबती की है, झीनी झीनी बिनी चदरिया। गैर पंजाबी भाषा भाषियों के लिए भाषा एक अवरोधक खड़ा करती है। पाठक को इससे गुजरना पड़ेगा। इसमें मैला आंचल जैसे भाषा का मैनरिज्म नहीं, वह बांधती है। भाषा इसका प्राण तत्व है। प्राण के बिना शरीर शव है। इस भाषा में हम चिनाब और ब्यास की धुनें सुनते हैं, लोहड़ी का उत्सव देखते हैं, गिद्धा और भांगड़ा का पदचाप सुनते हैं। गुरु नानक का निर्गुण और बुल्ले शाह तथा वारिस शाह के सूफियाई गीत साझा संस्कृत की बुनावटें देखते हैं। पंजाब के अंचल में रूटेड पंजाब ठेठ पंजाब है। सोबती ने इसकी संरचना में पारंपरिक और लोक कथा शैली का प्रयोग करके इसे मूलतः देशज बना दिया है। देशज होकर ही यह हमारे मन प्राणों को पूरी गहराई में छुपाता है। पुराणों की तरह इसकी कहानी एक कहानी से शुरू होती है, बीच बीच में इसका सिलसिला चलता रहता है। कहानी में कहानी, कथा सरित सागर और पंचतंत्र की कौंध, गद्य में काव्यात्मक लय, नाटकीयता इसका विशेष गुण है। नाटक का पर्दा शाह की चौपाल में खुलता रहता है। चौपाल एक खुला मंच है। इस मंच पर पात्र आते जाते रहते हैं। शाह साहनी को केंद्र में मानना उपन्यास के कथ्य रूप पर पानी फेरना है। अन्य पात्रों की तरह शाह साहनी भी पात्र हैं। समर्पण पृष्ठ पर जो कुछ लिखा गया है उसे गोया कोई नेपथ्य से बोलता है, बल्कि वह जो लोकमानस की भागीरथी के साथ साथ बहता है, पनपता है और फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक पोख्तापन पर जिंदा रहता है। इस तरह यह एक सब आर्टन औपन्यासिक इतिहास बन जाता है। इसके बाद ऑर्केस्ट्रा से निकलता हुआ उदास गीत का मध्यम स्वर, अलविदा आबो के आब को, पंच दरियाओं के पंजाब को, जेहलम और चनाब को, बहते रहेंगे इस धरती पर, सिर्फ हम यहाँ नहीं होंगे, नहीं। इस नहीं में आगे की कहानियां भरी हैं दूसरे खंडों में।
तलवार, उदासी, वीरानगी, मृत्युबोध, ट्रेजेडी और जीवन। उपन्यास पढ़ते समय जहाँ तहाँ इस वाद्य गीत संगीत का स्वर उभरता रहता है। लाला जी बच्चों को कहानियां सुनाते हैं सृष्टि की उत्पत्ति की। यह सृष्टि एक रूप है। बछड़ों, रुख वही रहता है, उसके रखवाले बदल जाते हैं। कहानी में नदी, पहाड़, चाँद, सूरज, पुत्र, बछड़ा के साथ समय का रथ भी है, सतत परिवर्तन का संकेत। रखवाले बदल जाते हैं, में पुनः कथा भर दी जाती है। सिक्के का दूसरा पहलू भी है। गांव में चोर, डकैत, सजाया हफ्ता हत्यारे भी रहते हैं। ठाड़ेदार का रौब भी है, झांसा पट्टी भी, साहों की सामंती उदारता भी है और शोषण भी, साहों का समर्थन और विरोध भी, वर्ग संघर्ष की हल्की ध्वनि भी है। इसमें सूचना माध्यम का नया प्रयोग किया गया है। शाह के चौपाल में जगह जगह में से खबरें आती हैं। कोई लाहौर से खबर लाता है कि मुस्लिम लीग क्या कर रही है, कोई बंगाल विभाजन की खबर देता है, कोई लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी का समाचार लाता है, कोई अंग्रेजों की मुस्लिम परस्ती की खबर सरका जाता है। इसी माहौल में शाह और राबिया के प्रेम का संकेत है। दिलोदानीस पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि यह प्रेम जटिल होगा। इसका पौधा अगले खंड पर खिलेगा। गदरियों के समाचार अलग हैं। इस समाचार के साथ गुरु गोविंद सिंह की वाणी भी जुड़ी हुई है। जब दूसरे सब रास्ते कारगर न हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज है। यह अन्याय के विरुद्ध कर्म का संकेत भी है और उपन्यास के अगले खंड का सूत्रधार भी। दिलोदानीस 1993 भी एक तरह का आंचलिक उपन्यास है, दिल्ली के एक अंचल का। जिस प्रकार जिंदगी नामा में ठेठ पंजाब की धड़कन है, रूह है, उसी प्रकार दिलोदानीस में दिल्ली के एक हिस्से की। फर्क यह है कि जिंदगी नामा का फलक विस्तृत है तो दिलोदानीस का संकुचित है। जिंदगी नामा एक एपिक अर्थात महाकाव्य है तो दिलोदानीस एक लिरिक अर्थात गीत का प्रगीत है। महाकाव्य और प्रगीत लिरिक की संरचना में जो अंतर होता है वही अंतर यहाँ भी है। दिल और दानिश के सामंजस्य की डगर पर चलने के लिए प्राणों की बाजी लगानी पड़ती है। महक का वकील से हटकर खान के पास खड़े होने में स्त्री अस्मिता भी उजागर होती है। फसीद उर्दू और उसके चमत्कारी मुहावरों ने इसे गजल बना दिया है। बादलों के घेरे कहानी संग्रह है। बच्चन जी कहते हैं कि उषा प्रेमप्रदा 1931 ईस्वी ने नारी कथा साहित्य को दूसरी दिशा की ओर मोड़ा। दे गाथा से अलग, प्रेम से अलगाव और अकेलेपन की नियत से, पर कथाकार के रूप में उन्हें प्रतिष्ठित करने का श्रेय उनकी कहानी वापसी को जाता है। अकेलापन यहाँ भी है। विघटनशील मूल्य चेतना के कारण बहु बेटों से भरे परिवार में गजाधर बाबू अकेले हैं, पर अधिकांश कहानियों में पूर्वी और पश्चिमी संस्कारों का टकराव, विवाह और प्रेम दोनों का अस्वीकार मिलेगा। मछलियाँ इसका प्रतिनिधित्व करती हैं। मछलियाँ की रचना है। उनके उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका 1967 में मछलियाँ की तरह भारतीय और अमेरिकी विचारों संस्कारों की टकराहट है। राधिका एक ओर उनके प्रेम संबंधों को काटती है तो दूसरी ओर उन्हें जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वे जुड़ नहीं पाते। भारत लौटने पर भी वह दुविधाग्रस्त बनी रहती है। वह विवाह नहीं कर पाती, अंततोगत्वा अकेलेपन का वर्ण करती है। सब मिलाकर यह उच्च मध्य वर्ग का संकीर्ण उपन्यास बनकर रह जाता है, ऐसा मानना है डॉक्टर बच्चन जी का। डॉक्टर बच्चन जी मृदुला गर्ग के लिए कहते हैं कि 1931 का कथा साहित्य पाश्चात्य यौनाचार्य का भारतीय अभिलेख है। ऐसा लगता है कि पश्चिमी स्त्रीवादी चेतना से उन्होंने मुक्त यौना विहार को चुन लिया है और इसे स्त्री मुक्ति का मुद्दा बनाया है। जैनेन्द्र का एक फार्मूला है कि जिससे प्रेम करो उससे विवाह मत करो। इस फार्मूले को गर्ग ने स्त्री मुक्ति से जोड़ दिया है। मुक्त यौनाचार के अतिरिक्त स्त्री की और कोई समस्या नहीं है, न आर्थिक, न राजनीतिक, न पारिवारिक और न सामाजिक सांस्कृतिक। उनके 3 उपन्यासों उसके हिस्से की धूप 1976, चितकोबरा, मैं और मैं 1984 में सामान्यतः विवाह के बाहर के प्रेम संबंध, जिसको देह संबंध भी कहते हैं, में फुलफिलमेंट की तलाश की गई है। उसके हिस्से की धूप की मनीषा 2 विवाह करती है, तयशुदा और प्रेम विवाह। वैवाहिक जीवन में भी वह विवाहेतर प्रेम संबंध रखती क्योंकि फुलफिलमेंट और मुक्ति उसी में है।
विवाह इसलिए करती है कि मुक्ति या स्वातंत्र का स्वाद चख सके। विवाह नहीं होगा तो तोड़ेगी क्या। और मैं में जार भाव पूरी ऊंचाई पर है। चितकोबरा इनका उपन्यास है। अपनी सनसनीखेज मुक्त यौवन वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। यह उसके हिस्से की धूप का एक्सटेंशन है। उसके हिस्से की धूप की मनीषा की तरह चितकोबरा की मनु भी माँ बाप, अड़ोस पड़ोस, नैतिकता अनैतिकता से मुक्त है। इसमें विदेशी अभिप्राय और कोडों की भरमार है। स्तनों के मसलने का पूरा दृश्य रति रहस्य का एक अध्याय है। इसे पढ़ने के बाद कामशास्त्र या रति रहस्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिलिप रात के ब्रेस्ट में भी स्तन मर्दन का दृश्य है, पर उसे सामाजिक सरोकारों से जोड़ दिया गया है। आचार्य रजनीश अर्थात ओशो जिनको कहा जाता है कि संभोग से समाधि से प्रभावित इस पुस्तक में संभोग ही संभोग है, समाधि नहीं। उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह डैफोडिल जल रहे हैं की अंतर्वस्तु उपन्यासों के ही मेल में है। अन्य महिला कथाकारों में शिवानी, ममता कालिया, सूर्यबाला, नमिता सिंह, राजी सेठ, मंजुल भगत, शशिप्रभा शास्त्री, कृष्णा अग्निहोत्री, चंद्रकिशोर सोनरिक्शा, मणिका मोहिनी, दीप्ति खंडेलवाल, सुनीता जैन, मृणाल पांडे, नासिर शर्मा, मेहरुन्निसा परवेज, सोमा वीरा आदि उल्लेख्य हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस स्त्री लेखन से सभी स्त्री चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, अपने अहंकार को समझना, देखना, देखकर फिर अपने आप को जानने की कोशिश करें। भेदभाव को छोड़ें और ऊंचाइयों को छुएं। ऊंचे कार्य करें, जैसे खेल के क्षेत्र में कार्य करें, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करें और खासकर कैरियर के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करें। किताबों को, अच्छी किताबों को पढ़ें और अपने विचार को ऊंचा करें, ताकि ये स्त्री और पुरुष के लिए जो मतभेद है या भेद है, इसका कहीं भी कोई अंश प्रश्न के रूप में रहे ही ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आधुनिकता और प्रगतिशील दृष्टि को लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।